हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम मजबूत हो जाएगा। और हो सकता है कि इससे अलग भी आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। ऐसा होता है कि जैसे जो टॉपिक हमने पढ़ा होता है उससे थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस कर लिए जाते हैं, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो मैं आपको तरीका ये सिखाऊंगी इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ कि अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसका आंसर आप कैसे करेंगे। तो ये जो पैडागोजी वाला जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको ज़्यादातर उत्तर जो है अंडरस्टैंडिंग के बेस पर करने होते हैं, मतलब अपनी समझ के आधार पर आपको आंसर करने होते हैं। और जिसने ये डेवलप कर ली, ये चीज़ डेवलप कर ली, वो उससे फिर क्वेश्चन कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि सीटेट में जो है वो पैडागोजी ज़्यादातर आती है। सभी सब्जेक्ट्स में इसमें पैडागोजी आती है और ये जो ट्रिक होती है ये सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हिंदी में नहीं था क्वेश्चन, इंग्लिश में ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सोशल साइंसेस। अब देखो, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ ये आपको दोनों ही टर्म मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। कहीं कहीं सोशल साइंस मिलेगा, कहीं कहीं सोशल स्टडीज़ मिलेगा, तो दोनों को एक ही आपको समझना है। हालांकि इनमें अंतर होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, दोनों का ही नाम दिया होता है। कहीं सोशल साइंस मिलेगा, कहीं सोशल स्टडीज़ मिलेगा। तो अब इसमें देखो ऑप्शंस हम देखते हैं। देखो, इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है और सबसे पहले आपको यही चीज़ मार्क कर लेनी है क्वेश्चन में कि हमसे इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देने वाली होती है। अब देखते हैं ऑप्शंस। सोशल साइंस क्रिएट्स एंड वाइडन्स ह्यूमन वैल्यूज सच एज फ्रीडम, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ईटीसी एटसेट्रा। तो इसमें कहा गया है कि जो सोशल साइंस जो होता है वो ह्यूमन वैल्यूज़ पैदा करता है और क्या करता है, उनका विस्तार भी करता है। जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हो गई हमारी फ्रीडम, हो गई स्वतंत्रता, हो गई या फिर रेस्पेक्ट हो गया, और हमारी विविधता के लिए रेस्पेक्ट हो गई, हमारी विविधता विविधता के लिए, जो कि हमारे कंट्री में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये सभी क्या किस चीज़ के अंदर आते हैं, ये आते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर। तो सोशल साइंस क्या करता है, इनका विस्तार करता है, या फिर जिसमें नहीं है उसमें ये क्रिएट करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और हमने कहीं ना कहीं ये सोशल साइंस में पढ़ा था इसके बारे में कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो है ये डेवलप होती है सोशल साइंस के द्वारा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एज सोशल साइंस डील्स विद पीपल द नेचर ऑफ इंक्वायरी इज नॉट साइंटिफिक। तो इसका जो नेचर होता है, जो जिस तरह से सोशल साइंस जो है लोगों के साथ डील करता है, इसका जो नेचर क्या कैसा होता है, साइंटिफिक नहीं होता है, ये हमसे बताया गया है। जबकि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अपोजिट है इसके। इसका जो नेचर होता है वो साइंटिफिक होता है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी हम देखेंगे इसके अलावा भी। तो और साइंटिफिक क्यों होता है ये भी हम जान लेते हैं। देखो, जैसे हिस्ट्री है हमारी या फिर ज्योग्राफी है, इसमें कुछ ना कुछ रिसर्च होती रहती है, या फिर कोई टेक्निक हम लगाते हैं कोई भी चीज़ पता करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं हम साइंस का यूज़ होता है, साइंटिफिक मेथड जो होता है उसका यूज़ होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नेचर है इसका नॉन साइंटिफिक नहीं है, साइंटिफिक है बल्कि। तो दूसरा ऑप्शन हमें वैसे मिल गया है हमारा सही उत्तर। थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं। सोशल साइंस लेज द फाउंडेशन फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। सोशल साइंस जो है इसकी नींव रखता है एक तो क्रिएटिव माइंडसेट की, मतलब जो बच्चों की सोच है वो क्रिएटिव बनाता है, और एनालिटिकल बनाता है। एनालिटिकल मतलब किसी चीज़ को एनालाइज कर पाएँ, डीप सोच पाएँ उस विषय पर। तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आता है, सोशल साइंस एनकम्पेसेस डाइवर्स कंसर्न ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो ये बिल्कुल इन सब से रिलेटेड है, ये सोसाइटी से रिलेटेड है, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, और भौगोलिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल। तो इन सब के बारे में मैंने बात करी थी, ये इन सभी पॉइंट्स को लेकर चलता है कौन, सोशल साइंस। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हमारा सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कि इसका जो नेचर है वो नॉट साइंटिफिक है, मतलब नॉन साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये साइंटिफिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्टडीज व्हाट शुड अ टीचर डू।
तो जो हमारे सोशल स्टडीज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उसको अगर हमें समझाना है, उसकी समझ अगर हमें बढ़ानी है, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गिव चाइल्ड द लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। मतलब बच्चे को आप लेक्चर्स देंगे इन सभी सब्जेक्ट्स पर जो इसमें दिए गए, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी, इन पर आप लेक्चर्स देंगे। अब देखो, अगर आप लेक्चर्स देंगे तो बच्चे जो है एक्टिव नहीं रह पाएंगे, सिर्फ आप ही बोल रहे होंगे और बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा इसमें, ये तो सही नहीं रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है, गिव चाइल्ड फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड एक्सपेंड हिज इमेजिनेशन पावर। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हमारी, कि हम बच्चों को जो है फ्रीडम देंगे उनकी जो है इमेजिनेशन पावर डेवलप करने के लिए। इमेजिनेशन पावर वो डेवलप होगी उनकी, तभी तो वो सोच पाएंगे, कुछ क्रिएटिव सा सोच पाएंगे, क्रिएटिव थिंकिंग जो है उनकी डेवलप होगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम पाठ्य पुस्तकों पर ही फोकस करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है, सिर्फ हमें रट्टा रट्टा पद्धति पर आधारित नहीं होनी, मतलब एजुकेशन जो है रट्टा पद्धति वाली नहीं होनी चाहिए, हमारी टेक्स्ट बुक आधारित ही नहीं होनी चाहिए, हमें उनको जीवन से भी जोड़कर जो है चीज़ें सिखानी होंगी, क्योंकि सोशल स्टडीज़ जो है वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आधारित उनको एजुकेशन देंगे तो वो समाज में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे और कैसे वो मतलब एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा ये है, अलॉट इंडिविजुअल असाइनमेंट टू ईच स्टूडेंट। तो इसमें कहा गया है कि मतलब हर स्टूडेंट को जो है हम एक असाइनमेंट दे देंगे, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखो हमें जो है ये समझ बढ़ानी है उनकी, मतलब सोशल स्टडीज़ के लिए एक समझ बनानी है। तो अगर अलग अलग हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे देंगे तो उसमें भी उनको कुछ नहीं होगा, वो फिर वही है, कहीं से कॉपी करके उसको कर लेंगे तैयार, तो इसमें भी कोई समझ उनकी डेवलप नहीं होगी। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन ही लग रहा है। अगर वो खुद से ही, मतलब अगर हम उन्हें फ्रीडम देंगे, आज़ादी देंगे उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप करने की, तो यही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, यही बेहतर ऑप्शन रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखो कोई भी आपका क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में भी, तो जिसमें थोड़े से नेगेटिव ऑप्शन दिए होते हैं ना, जैसे कि फोकस ओनली टेक्स्ट बुक्स या फिर फोकस ओनली रोट मेमोरी, इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट कर दें आप, तो अपने आप ही आप करेक्ट आंसर पर पहुंच जाएंगे। जहाँ भी बात हो फ्रीडम टू फ्रीडम टू एक्सपेंड इमेजिनेशन पावर या फिर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हो, कि हम जो है बच्चों की ये डेवलप करेंगे, तो इस तरह के जो आंसर ऑप्शंस होते हैं ना वो हमेशा आपके सही होंगे। और थोड़ा सा पढ़कर एक बार समझ कर तब आंसर करें तो आप इजीली आंसर ढूंढ पाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें आप समझ के आधार पर ही आंसर दे सकते हैं। आप जैसे कि आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, इसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप देखना जैसे कि आपके कई चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इसलिए आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करें, तो आपका जो अगर कहीं से और से भी क्वेश्चन आ जाता है उसको भी आप कर पाएंगे फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें दोनों लैंग्वेज में है। सोशल साइंस शुड इक्विप चिल्ड्रन विद, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ लेस करना चाहिए। लेस करने से मतलब है, मतलब उसमें क्या बच्चों में डेवलप हमें करना चाहिए, क्या डालना चाहिए उनके अंदर। तो ये हो जाएगा मतलब पहला ऑप्शन देख लेते हैं पहले तो, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, द एबिलिटी टू फॉलो सोशल रूल्स अबाउट जेंडर। तो ये तो एक तरह से हम वो जेंडर रूढ़िवादिता को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, मतलब वही कि लड़का लड़की को अलग अलग रखना, वही होता है जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट ऑप्शन है सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता। तो मतलब इसमें भी हम एक तरह से उनको दबाव डाल रहे हैं उनके ऊपर कि वो मतलब जैसे समाज में रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनको आप फॉलो करो, तो ये भी गलत चीज़ है। फिर है थर्ड, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि हम जो है बच्चों को इंडिपेंडेंटली या फिर उनको फ्रीडम देंगे उनकी सोच को विकसित करने की, मतलब खुद से ही सोचें, खुद से ही अपने विचार वो डेवलप करें। कोई भी चीज़, जैसे कोई भी हम अगर टॉपिक देते हैं उनको, तो उस पर हम कहें, उनके विचार जानें कि ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है, या फिर आपके हिसाब से ऐसा मतलब इस चीज़ में और क्या ऐड होना चाहिए, या आपके हिसाब से इसमें क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह से अब हम उनको क्या है, उनको स्वतंत्र छोड़ें चिंतन करने के लिए, तो इससे उनका क्या होगा, इनका बौद्धिक विकास होगा इससे बच्चों का। फिर है सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता।
तो ये भी एक नेगेटिव ही ऑप्शन है, ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द एम ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस शुड बी एनेबल स्टूडेंट टू। तो हिंदी में देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप जो है 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। मतलब जो शिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है सोशल साइंस शिक्षण का, वो हमारा मतलब क्या उद्देश्य है, मतलब किस चीज़ के लिए उनको तैयार करना होना चाहिए उद्देश्य। तो पहला है राजनीतिक निर्णयों की आलोचना। इसका मतलब वही है कि जैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन कोई भी लिए जाते हैं किसी भी तरह के, तो उनको क्रिटिसाइज़ करना हम बच्चों को सिखाएं। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो वो एक तरह से क्रिटिसाइज़ ही करने लगेंगे हर चीज़ को। सेकंड ऑप्शन है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। तो इसमें जो है एनालिसिस सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि हम उनको बोलेंगे कि एक तरह से आप एनालाइज करो जो सोशियो और पॉलिटिकल जो हमारी रियलिटी है, मतलब समाज कैसा है और जो हमारी राजनीति है, राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इस पर अगर हम उनको विश्लेषण करने के लिए बोलें कि वो एनालाइज करें, मतलब वो खुद से ही सोचें, खुद से ही विचार करें, तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तो आप तीसरा ऑप्शन अगर देखें, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, देखो इसमें स्मरण की बात आ गई, मतलब रटने की बात आ गई, इसमें याद करने की बात आ गई। तो स्थिति के विषय में किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम मान लो रटने के लिए, ये याद करने के लिए बोल देंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो उस वक्त तो याद कर लेगा लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, भूल जाएगा। तो रटना या फिर याद करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह का ऑप्शन जहाँ भी दिखे वो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सके। फिर याद करने वाली बात आ गई, तो याद करने पर तो जोर बिल्कुल नहीं देना है, इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या फिर अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। अब देखो इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि आप एलिमिनेशन के थ्रू किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसमें आप देखें, अगर पहला ऑप्शन मान लो देख लो आपको समझ में नहीं आया, सापेक्षिक महत्व आपको समझ नहीं आया, उसके बाद सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, पाठ्यचर्या को पूरा करना, सिलेबस कंप्लीशन। तो क्या जो अध्यापक का जो लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि बस वो सिलेबस कंप्लीट करा दे किसी भी तरह से, तो ये तो एक नेगेटिव ऑप्शन हो गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एलिमिनेट। फिर है परीक्षा उत्तीर्ण कराना। देखो परीक्षा जो है एक तरह से इवैल्यूएशन होता है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं परीक्षा के द्वारा कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा, लेकिन ये जो परीक्षा उत्तीर्ण कराना ही हमारा मेन मकसद नहीं होता है, ये तो सिर्फ एक ज़रिया होता है बच्चों का मूल्यांकन करने का। तो सिर्फ इसी को अगर हम टारगेट रखेंगे तो ये तो गलत चीज़ होगी, तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर है कंटेस्ट कराना। कंटेस्ट कराने का मतलब वही याद कराने का मतलब निकलता है इसका, तो याद कराने पर भी हम जोर नहीं देते। हम पता है बच्चे को ये इस बात पर जोर देंगे कि बच्चा खुद से करके सीखे और खुद से ही वो एनालाइज करे चीज़ों को, उसे फ्रीडम देंगे हम, थिंकिंग मतलब क्रिएटिव थिंकिंग की हम उसे फ्रीडम देंगे, वो खुद से सोचे, खुद से विचार करे, खुद से ही सारी चीज़ों को समझे। किसी चीज़ का भी मतलब अगर हम उसे गहन अध्ययन को बोलें, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे सही रहते हैं। तो ये हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको एक आध क्वेश्चन आता भी नहीं है ना, तो भी आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ ए सोशल साइंस टीचर शुड बी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। देखो जिस तरह का क्वेश्चन अभी आया था उस तरह का ये है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग हैं। तो इसमें फिर से हमसे पूछा है कि मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब पहला देख लेते हैं, शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। ये एक तरह से बात हो गई कि बच्चों के अंदर जो है हम कंपटीशन का जो है जज्बा जगाएं, कंपटीशन के लिए वो तैयार रहें हर पल हर समय। तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि देखो फिर बच्चे मतलब नॉलेज बढ़ाने के ऊपर जोर नहीं देंगे, वो सोचेंगे कि भाई कंपटीशन ज़्यादा बेहतर है, इससे हमें प्राइज़ मिलता है, इससे हमें जो है मतलब वो कह सकते हैं ना
की प्रशंसा मिलती है। अगर हम बच्चों को ये कंपटीशन को, मतलब बच्चों के सामने कंपटीशन को इतना इम्पोर्टेंट दिखा देंगे कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें आपको बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेना है और इसमें आपको आगे भी निकलना है, तो क्या है, उनके अंदर एक माइंडसेट ये हो जाएगा कि उनको सिर्फ कंपटीशन ही दिखाई देगा। वो फिर नॉलेज पर ध्यान नहीं देंगे, वो रट्टा मार पद्धति को अपना सकते हैं और कंपटीशन में किसी भी तरह से जीतने के लिए वो और अनेक उपाय करेंगे। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। जो समाज का निर्माण करते हैं, जैसे कि हमने बात करी, जैसे कि इक्वालिटी आती है, फ्रीडम आती है और मतलब जो सभी का सम्मान करना आता है, ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये सभी तत्व जो हैं समाज का निर्माण करते हैं। तो इनके बीच के संबंधों का बोध कराना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा। बाकी अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। तो देखो, याद करवाने का हमने भी देखा था कि कभी भी ये उत्तर हमारा पॉजिटिव आंसर नहीं होगा, ये हमेशा हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है हो जाएगा एलिमिनेट। समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार कराना। देखो, ये जो समाज में यथास्थिति बनाए रखने की बात है, मतलब है कि जैसी चीज़ें हैं वैसी रहने दो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो ऐसे तो कोई भी चेंजेस की सोचेगा नहीं, कोई अगर गलत चीज़ हो रही है समाज में तो वो उसको बदलना नहीं चाहेगा, तो ये तो गलत चीज़ है। इसके अलावा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, तो ये भी गलत होगा। मान लो कभी ऐसी गवर्नमेंट आ जाए कि भाई वो अपनी मनमानी कर रही है, कोई मतलब जो लोग हैं उनके अधिकारों को हनन कर रही है, या फिर उनको वो सुविधाएं नहीं दे रही है कि जिसके वो हकदार हैं, मतलब कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं इस तरह के, कि अगर हम शिक्षार्थियों को इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे तो गलत का विरोध भी नहीं करेंगे। मान लो कोई गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, कोई गलत चीज़ कर रही है, तो वो आवाज़ नहीं उठाएंगे उसके खिलाफ, वो ऐसे ही सहते रहेंगे, तो ये चीज़ भी गलत होगी। तो इसका जो हमारा जो पॉजिटिव हम आंसर कहेंगे वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरह से आप जो है एलिमिनेशन के थ्रू भी करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। और इसमें देखो, इसमें भी आप इजीली पहुंच सकते थे। देखो, पहले में कंपटीशन दिया हुआ है, थर्ड में याद करवाना दिया हुआ है, और लास्ट वाले में दिया हुआ है यथास्थिति बनाए रखना। तो कभी भी हमारा ये मकसद नहीं होता है कि बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दें, उसमें कुछ चेंजेस वो करें अपने हिसाब से, और जो बुरी चीज़ें हैं उनको बदलने का प्रयास करें। तो ये इस चीज़ के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन हमें मिल गया है। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपने देखे होंगे आज की क्लास के भी, अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी पेडागोजी में, तो आप इनका ईजिली आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब इसके लिए थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है, मतलब बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जनरेट हो जाए, डेवलप हो जाए, तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस का इसमें आंसर कर पाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस सीरीज़ को फॉलो करने के लिए। और भी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी आगे आने वाली हैं उन सभी के लिए, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड and keep watching Study More Knowledge. Thanks for watching.